हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो टॉपिक है कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर डिप्लोमा। देखिए, हर एक स्टूडेंट जो भी किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन करता है तो ऑब्वियसली उसका एक कॉस्ट एनालिसिस करता है कि इस पर्टिकुलर अगर मैं कोर्स को कंप्लीट कर लेता हूं तो उसके बाद मेरे सामने क्या क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। वैसे ही जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लिए होंगे तो हो सकता है आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई रिलेटिव, इवन आपके फ्रेंड, वो आपको सजेस्ट किया होगा कि आप डिप्लोमा करो, इसके बाद आपके लिए ये जॉब खुल जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उतना क्लैरिटी नहीं हुआ होगा। तो अभी आपके दिमाग में जो लास्ट ईयर वाले होंगे या जो अभी 4th सेमेस्टर में हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही होगी कि सर आफ्टर डिप्लोमा मुझे क्या करना चाहिए। इवन जब हम लोग क्लास लेते हैं तो क्लास के बाद भी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अभी मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, 3rd सेमेस्टर चल रहा है, 5th सेमेस्टर चल रहा है, तो सर उसके बाद मैं क्या करूँ। तो वो सारे क्वेरीज को हम लोग एक जगह पे कंपाइल करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका बेनिफिट हो सके, ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक डिप्लोमा स्टूडेंट जब वो कंप्लीट कर लेता है या जब उसका जो कोर्स रनिंग में है तो उसके पहले वो कैसे अपने कैरियर को एक अच्छा प्लान कर सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो हमने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम लोग एक जो एग्ज़ाम का, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है, उसमें हम लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई के बारे में कि उसका क्या पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज का जो हमारा जो डिस्कशन रहेगा कि अगर आप वो एग्ज़ाम देते हैं और अगर आपका वो सिलेक्शन होता है तो आप कौन कौन से पोस्ट के लिए, कौन कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं, उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहने वाला है। तो देखिए, आफ्टर डिप्लोमा आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, आइदर या तो आप जॉब करें या फिर आप हायर स्टडी के लिए जाएं, यानी इसके बाद आप बीटेक करें, बीटेक के बाद एमटेक करें और भी बहुत सारी चीज़ें, पीएचडी करें, बहुत सी चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है कि गवर्नमेंट जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब में सर आफ्टर डिप्लोमा क्या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि जॉब में सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट जॉब का बात करें तो आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एसएससी जेई का एग्ज़ाम का क्या स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट के पोस्ट या डिपार्टमेंट के लिए या कौन से पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको मिल सकता है। तो देखिए, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, अगर मैं ये बात करूँ कि देखिए एसएससी जेई के लिए अगर कोई एक अच्छा, मतलब कि अगर जॉब अगर कोई भी मिलता है तो वो एसएससी जेई के थ्रू मिलता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें आप रिक्रूट होते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपका जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप वहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपका पे स्केल भी अच्छा रहेगा, बहुत सारे जो सर्विसेज मिलती है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब एसएससी जेई माना जाता है डिप्लोमा के लिए। देखिए, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है कि आफ्टर बीटेक भी बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जेई का एग्ज़ाम देते हैं। तो इसके कारण ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन अगर आपका बेस अच्छा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने कैरियर को लेके, तो आप इजीली क्रैक कर जाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि एसएससी जेई में देखिए आपको कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। ये बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, जल मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो यहाँ पे आपको एज ए जूनियर इंजीनियर मिल सकता है। अब आपके डाउट ये भी आता होगा कि सर आप सिविल का क्या है, मैकेनिकल का क्या है, इलेक्ट्रिकल का क्या है। तो देखिए, यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट लिखे गए हैं इसमें तीनों जो ब्रांचेस हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल वाटर कमीशन है तो केवल सिविल और मैकेनिकल का होगा, जी नहीं, इसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जूनियर ऑब्वियसली हम कभी भी कन्फाइन नहीं कर सकते कि अगर हमारा वाटर है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादा आएगा। वाटर अगर कमीशन है तो वाटर को अगर मैं मान लीजिए कहीं पे डैम बना रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करूँ? टरबाइन से तो मैं पावर ले लिया, वहाँ मैकेनिकल का काम खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिकल का काम शुरू हो जाता है। क्लियर है कि कैसे हम उस टरबाइन से जनरेटर को यूज़ करके या अल्टरनेट को यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। तो आप कभी भी ये डाउट मत रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जितने भी पोस्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, इन
सारे पोस्ट, ये सारे डिपार्टमेंट में तीनों जो हमारे ब्रांचेज हैं वो एलिजिबल होते हैं, बट डिपेंड यही रहता है कि किसी में कभी कम पोस्ट आता है, कभी ज़्यादा पोस्ट आता है, तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने डिस्कस किया पहला कौन सा, जल मिनिस्ट्री के अंदर में आता है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, क्लियर है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो अगर हमें डेवलप करना है तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए गवर्नमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसमें ऑब्वियसली सिविल और मैकेनिकल का ज़्यादा डिमांड रहता है, इवन सिविल का तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल का नहीं होता, इलेक्ट्रिकल का भी इसमें बहुत डिमांड है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा दूसरा डिपार्टमेंट। तीसरा, अगर आप कहीं ना कहीं आप मिलिट्री से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको एक टेक्निकल पोस्ट में आपको रिक्रूट किया जाएगा। देन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, देन अगेन अगर आप डिफेंस से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा भी एनर्जी है या फिर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इन चार, ये जो लास्ट का जो चार है वो बेसिकली डिफेंस से ही रिलेटेड है। मिलिट्री तो डिफेंस से है ही, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अभी देखिए हमारा वो जो गलवान घाटी में जो हो रहा था वहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ का जो रोड है अभी भी उतना अच्छा नहीं है जिससे कि हम अगर अटैक होता है बाहर से तो हम वहाँ पे अपना काउंटर अटैक कर सके। इसके लिए अभी जो ये जो हमारा डिपार्टमेंट, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत काम कर रही है, और उसके अंदर एक बॉडी आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारा रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो अगर आप पहले से अवेयर रहेंगे तो आप इजीली इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हैं। और इसमें बहुत, अगर आप मिलिट्री में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो करियर अपॉर्चुनिटी तो पूछना ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी होता है। क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में क्वालिटी एश्योरेंस आता है। आप लोग नाम सुने होंगे कि कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है तो वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चली जाती हैं, तो उसी में एक है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत चीज़ों को एनालिसिस करती है, वहाँ भी एसएससी जेई के थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं। तो देखिए ये जो मेन था, हालांकि ये यहाँ पे एंड नहीं होता है, गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी अपने जो भी अगर जहाँ भी उसको जूनियर इंजीनियर के लिए ज़रूरत होगी वो अपना डिपार्टमेंट ओपन कर देती है। बट हम लोग बहुत सारे मतलब इतना तो सफिशिएंट है हमारे डिपार्टमेंट ये जहाँ पे मेजरली रिक्रूटमेंट होता है, बट ये यहाँ पे एंड नहीं होता है, एन नंबर ऑफ हमारा डिपार्टमेंट ओपन रहता है, क्लियर है। तो ये रहा हमारा कि एसएससी जेई का अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे लिए कौन कौन से पोस्ट ओपन हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि अगर मैं आरआरबी जेई का एग्ज़ाम देता हूँ तब मेरे लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए यहाँ एसएससी जेई में तो हमारे 3 ब्रांच के लिए ही कन्फाइन हो जाता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। लेकिन जब आप आरआरबी जेई का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आप ऑल ब्रांच के लिए ओपन होता है। डिप्लोमा में किसी भी ब्रांच में इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सीएस हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल, कोई भी ब्रांच, सबके लिए ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो है ओपन रहता है। अब इसमें भी दो मेजर जो पोस्ट होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो पोस्ट होता है वो आपका होता है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता है, और दूसरा जो होता है आपका केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का पोस्ट होता है। तो आरआरबी जेई से आप ये 2 पोस्ट पाते हैं, और भी इसमें पोस्ट होते हैं लेकिन ये मेजर 2, जैसे जो अपने स्टूडेंट का जो चॉइस होता है ये 2 मेन के ऊपर होता है। आरआरबी जेई एक और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। ये हर 2 साल में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, क्लियर है। ये भी एक एसएससी जेई के बाद अगर मैं बात करूं और आरआरबी जेई, ये दोनों को साथ में हम लेते हैं, तो एसएससी जेई के बाद ये जो दोनों जो जॉब है वो दोनों डिप्लोमा के लिए बेस्ट जॉब मानी जाती हैं। लेकिन बेस्ट तो कभी भी कहीं एंड नहीं होता है, क्योंकि आप जितने अच्छे डिपार्टमेंट में जाएंगे ऑब्वियसली आपका जो पोस्ट जो होता है वो अच्छा होते जाता है। जैसे आप डिप्लोमा करके आप इसरो जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में, जो कि इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है, डीआरडीओ हो गया, इंडियन नेवी में एज अ टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस के पोस्ट पे आप रिक्रूट कर सकते हैं, हो सकते हैं, क्लियर है। अब आपके मन में अब ऑब्वियसली इसके बाद बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सर हम लोग इसमें कैसे जाएं, ये एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमको आपको एक सही वे में गाइड करना। जब भी पोस्ट आता है हम आपको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि उसको कैसे तैयार करना है। बट अभी बस ये आप देखिए कि क्या क्या आपके लिए रास्ते ओपन हैं। तो आप इसरो में भी जा सकते हैं, DRDO में भी जा सकते हैं, इंडियन नेवी में भी जा सकते हैं। अगर मैं PSU का बात करूं तो ये तो बहुत ही मतलब अनलिमिटेड है। यहाँ पे इन नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे देखिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल में आप जा सकते हैं। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, गेल गैस इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। मतलब ये PSU यहीं पे एंड नहीं होती है, यहाँ भी बहुत सारे PSUs इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो देखिए ये वाला आप अगर बीटेक करेंगे तो बीटेक के बाद भी इन पर्टिकुलर में जा सकते हैं और आप डिप्लोमा के बाद भी जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये PSUs में भी आपका एक बहुत अच्छा पे स्केल रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए मेट्रो प्रोजेक्ट में भी एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्ट ओपन हो जाता है। जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो गया है आपका, फिर उसके बाद अभी लखनऊ मेट्रो जो कि बहुत ज़्यादा अभी डेवलप कर रही है, यहाँ भी बहुत सारे जूनियर इंजीनियर को रिक्रूट कर रहे हैं। कलकत्ता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अभी जो बॉम्बे और दिल्ली को जो कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे जूनियर इंजीनियर का मतलब ज़रूरत मतलब पड़ रही है। तो ये मेट्रो प्रोजेक्ट में भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट जो है अपना खुद का एक जूनियर इंजीनियर का और आपका AE का पोस्ट निकालता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेट जेई है, तो अगर हम स्पेसिफिक अगर हम बिहार का बात करें तो उसमें एक आता है आपका बिहार टेक्निकल सर्विस कॉरपोरेशन। ये बहुत सारे पोस्ट जो है वो हमारे यहाँ पे निकालता है। इसके बाद अगर हम यूपी का बात करें तो यूपी में एक होता है यूपी पावर कॉरपोरेशन और यूपी जल निगम। ये यूपी में जो बंदे डिप्लोमा करते हैं उनके लिए ये प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है कि वो स्टेट बहुत अच्छा इनको पे स्केल देता है। क्लियर है? और फैसिलिटी भी बहुत सारी मिलती है। तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे BPSC भी बहुत सारे जूनियर इंजीनियर का कंडक्ट कराता है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे BPSC से भी, बिहार में एक BPSC भी लिख सकते हैं कि वो जूनियर इंजीनियर का बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ये रहा हमारा एक ओवरऑल एक ब्रॉड पिक्चर कि अगर मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एंट्री करना चाहता हूँ, तो हमारे लिए इतने सारे आप देखिए कि जो मेन प्रेस्टिजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे आपके लिए ओपन हो जा रहे हैं। इसरो, DRDO, इंडियन नेवी, PSUs में भी इतने अच्छी कंपनी, सब महारत्न कंपनी है। जो भी यहाँ लिखा हुआ है सब महारत्न कंपनी है जिनका टर्नओवर मोर देन 5000 करोड़ होता है। क्लियर है? तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है ये। साथ में आप मेट्रो प्रोजेक्ट भी देखिए, स्टेट में भी हम अपना ओपन है। और ये तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोस्ट है वो तो ओपन ही है। क्लियर है? तो ये हमारा एक ओवरऑल पिक्चर रहा गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब देखिए आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं होती है, ये तो लिमिटेड है। लेकिन हमारा जो प्राइवेट है वो तो और भी ज़्यादा है। मैं देखिए यहाँ पे ये इतना ज़्यादा है कि मैं लिख ही नहीं पाऊँगा कि क्या क्या है। आप जहाँ भी सर्च मारे, जो भी प्राइवेट कंपनी है वो प्रीफर करती हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमा स्टूडेंट को लें। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आप एज ए रॉ मटेरियल रहते हैं। तो वो रॉ मटेरियल में आपसे वो क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे काम कराएं। बट आपको क्या बेनिफिट होता है कि जैसे ही वो आप उस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कंपनी को स्विच कर करके अपना जो सैलरी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम लोग कुछ जो मेन अगर कंपनी का बात करें तो जो TCS हो गया, जो टाटा की कंपनी होती है, L&T हो गया जो कि सिविल के लिए जो बेस्ट, प्राइवेट में अगर हम बात करें तो सिविल के लिए बेस्ट L&T है। अशोक लेलैंड, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अशोक लेलैंड का तो नाम आप सुने होंगे। जितने भी ट्रक बस आप देखेंगे अशोक लेलैंड के होते हैं। क्लियर है? अगर हम सीमेंट का बात करें, सीमेंट कंपनी में तो बहुत सारे हैं। अल्ट्राटेक हो गया, JP हो गया, ये सारे जूनियर इंजीनियर को रिक्रूट करती है। मैकेनिकल और सिविल, इवन इलेक्ट्रिकल को भी यहाँ पे किया जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे जो हमारे प्राइवेट कंपनी होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, आइडिया हो गया, और भी बहुत सारे अभी तो आ गए हैं कंपनी। इवन इसमें तो आप देखेंगे कि BSNL जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिक्रूट करती है, और मैनी मोर। मतलब यहाँ तो ये कोई लिस्ट ही हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, इतने नंबर ऑफ PSUs हैं, प्राइवेट कंपनी है हमारे यहाँ। ठीक है? तो ये हमारा एक ओवरऑल एनालिसिस रहा जॉब के पर्सपेक्टिव से।
अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। जैसे कुछ लोगों का डाउट रहता है कि सर क्या मैं जॉब करूं या फिर मैं हायर स्टडी में जाऊं। तो देखिए हर आदमी का एक खुद का एक प्लान होता है, वो आप खुद से डिसाइड करें तो ज़्यादा रहेगा कि क्या आपका पॉजिटिव है, क्या आपका निगेटिव है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा फाइनेंशियल कंडीशन या मुझे और थोड़ा पैसे लाना है, और उसके बाद देखिए अगर आप जॉब भी करते हैं और जॉब से एक्सपीरियंस लेते हैं और एक्सपीरियंस के बाद अगर आप बीटेक करते हैं तो ऑब्वियसली अगर उसके बाद का जो प्लेसमेंट होगा बाकी जो स्टूडेंट होंगे उनके कंपेयर में आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप डाउट रहता है तो हम लोग इंडिविजुअल भी इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट एक देखते हैं कि हायर स्टडी में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली डिप्लोमा के बाद हायर स्टडी में बीटेक किया जाता है या बीई किया जाता है। अब बीटेक भी आप दो जगह से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने डिप्लोमा किया है और आपका जॉब लग जाता है, फिर बोलेंगे कि सर मैं जॉब के साथ साथ क्या मैं बीटेक कर सकता हूं, तो हाँ ये भी आपके लिए ओपन है। एक ये है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, AMEI बोला जाता है। ये अपना एक कोर्स चलाते हैं जो कि नॉन रेगुलर कोर्स होता है, मतलब आपको जाके क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आप इनरोल हो जाइए, आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा और ये भी बेसिकली 3 ईयर का ही प्रोग्राम होता है। तो यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, साथ में आप अपना जो हायर स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और इससे जो आप डिग्री लेंगे और यहाँ से जो डिग्री लेंगे दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए कि ये भी डायलेमा खत्म हो गया कि सर मैं जॉब करूं या हायर स्टडी करूं। अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं और हायर स्टडी भी करना चाहते हैं, आप ये इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। आप आराम से आपका जॉब भी चलता रहेगा और आप बीटेक भी करते जाएंगे। इसके अलावा जो लेटरी एंट्री जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप वेरियस गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में जाके अपना बीटेक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और देखिए अब इसके बाद तो आपकी अपॉर्चुनिटी और भी खुल जाती है कि अगर आप हायर स्टडी में अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक के बाद देखिए आप एलिजिबल हो जाते हैं गेट, जो कि इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा माना जाता है। और आज के डेट में मैक्सिमम PSUs गेट के थ्रू रिक्रूट करती हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, मैनी PSUs, इवन आप UPSC का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ये जो सेशन है ये कंप्लीट होता है। हमने पहले डिस्कशन किया कि गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए डिप्लोमा के बाद क्या क्या ओपन हो सकते हैं, प्राइवेट जॉब एज वेल एज हायर स्टडी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप कॉस्ट एनालिसिस करके आप अपना देख लीजिए क्या आपके लिए सूटेबल है। और अगर देखिए अगर आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इधर कहीं भी जॉब मिलता है तो ऑब्वियसली आप कभी भी उसको मत छोड़िएगा, आप उस जॉब को करिए, साथ में आप AMI से आप बीटेक कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि देखिए अभी ये वाला जो है यहाँ पर प्लेसमेंट है नहीं है, बीटेक के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे डायलेमा रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो ऑब्वियसली आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आप फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं हायर स्टडी में तो आप इसको ज्वाइन करिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको वो इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाएगा जिसका कि बराबर मान्यता रहता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन है यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी नए टॉपिक से मिलते हैं। थैंक यू।